सीएम योगी के साथ बैठक करेंगे बीजेपी सोशल मीडिया हेड्स। जी हां, थोड़ी देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी और शाम 4 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। सभी जिलों के सोशल मीडिया प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मिशन 2022 को लेकर सरकार की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और उसमें सोशल मीडिया की क्या भूमिका हो, इसको लेकर चर्चा होगी। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री योगी इसमें मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी जिला सोशल मीडिया प्रमुख भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। शाम 4 बजे तक यह बैठक चलेगी, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। सभी जिलों के सोशल मीडिया प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री, ये सभी प्रमुख लोग इस बैठक का हिस्सा होंगे और वो चर्चा करेंगे सोशल मीडिया हेड्स के साथ। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अनुभव, सारे सोशल मीडिया हेड सभी जिलों के मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, संगठन महामंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। देखिए, बिल्कुल चुनाव से पहले तो एक महत्वपूर्ण बैठक है। क्योंकि चुनाव में भी सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका है और बीजेपी लगातार, हमने देखा है 2014 से ही इस रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में चल रही है। सोशल मीडिया को एक हथियार के तौर पर बीजेपी ने हमेशा इस्तेमाल किया है, खासतौर से जनता के बीच सरकार के कामकाज को पहुंचाने में, विपक्ष की नाकामियों को सामने लाने में और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए। देखिए, इस बार किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण है ये सोशल मीडिया। आप सोचिए कि अभी तक इसे आईटी विभाग के अंतर्गत रखा जाता था, यानी जो बीजेपी का आईटी सेल होता था उसका एक पार्ट होता था। पर पहली बार उत्तर प्रदेश में आईटी विभाग अलग घोषित हुआ, उसके संयोजक अलग घोषित हुए और सोशल मीडिया टीम की अलग घोषणा हुई। पूरे प्रदेश में अगर हम कहें तो प्रदेश स्तर पर तो टीम है ही, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर, फिर आप बात करिए जिला स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर, हर एक जगह कोशिश है कि सोशल मीडिया टीम का गठन किया जाए। कई जगहों पर तो गठन हो भी चुका है। 1,60,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ है उत्तर प्रदेश में और उसके लिए 1,15,000 बूथों पर अब तक सोशल मीडिया टीम ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं। तो क्या रणनीति रहेगी इस, अगर हम कहें वर्कशॉप में इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा होगी। आपने कहा मुख्यमंत्री भी जाएंगे, शाम 4 बजे उन्हें जाना है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल रहेंगे और जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय वो भी आएंगे, खासतौर से टिप्स देंगे कि कैसे इस चुनावी वर्ष में जो साइबर योद्धा है पार्टी के, जो हम कहें टेक्निकल जानकार हैं, सोशल मीडिया के जानकार हैं, उन्हें कैसे अपनी भूमिका निभानी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। और कल से 2 दिनों के यूपी दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ वो संवाद करेंगे। आईजीपी में सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। 403 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी प्रभारियों के साथ भी वो बैठक करेंगे। 8 अगस्त को आगरा जाएंगे जेपी नड्डा और आगरा से ही वो नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो 2 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे वो। 8 अगस्त को आगरा जाएंगे और आगरा से ही वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल से 2 दिन का यूपी दौरा शुरू हो रहा है। और एक बड़ी अपडेट टोक्यो से आ रही है। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान बजरंग पुनिया ने शानदार प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं बजरंग पुनिया। 68 किलोग्राम भार वर्ग में ईरान के पहलवान को पटकनी दी है बजरंग पुनिया ने और आज शाम बजरंग पुनिया का सेमीफाइनल मुकाबला भी होगा। ईरानी पहलवान को चित्त कर मुकाबला जीते हैं बजरंग पुनिया। तो एक खुशखबरी टोक्यो से भारत के लिए, आज शाम को ही सेमीफाइनल मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में पहुंच गए पहलवान बजरंग पुनिया। ईरान के खिलाड़ी को बजरंग पुनिया ने चित्त कर दिया रिंग में और इस तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल मुकाबला उनका आज शाम को ही खेला जाएगा। 65 किलोग्राम भार वर्ग में ईरान के पहलवान को मात दी है बजरंग पुनिया ने। फ्री स्टाइल कुश्ती 65 किलोग्राम वर्ग पुरुष मुकाबला और बजरंग पुनिया ने ईरान के पहलवान को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है और यह सेमीफाइनल मुकाबला भी आज शाम को ही खेला जाएगा। एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए। बजरंग पुनिया से आशाएं भी हैं।
टोक्यो ओलंपिक में पहलवान बजरंग पुनिया ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा और सेमीफाइनल मुकाबला जीतने का मतलब होगा स्वर्ण या कम से कम रजत। आज शाम को एक मुकाबला और बजरंग पुनिया अगर जीते तो ये एक और शानदार खबर होगी भारतीय ओलंपिक टीम से भारत के लिए। 65 किलोग्राम भार वर्ग में 65 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने मात दी ईरानी पहलवान को। शानदार प्रदर्शन रिंग में बजरंग पुनिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजनीति की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के तीसरे चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तीसरा चरण 16 से 26 अगस्त तक चलेगा और तीसरे चरण में काशी और विंध्याचल में प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की जाएगी। 16 अगस्त को बाराबंकी और 17 को वाराणसी में कार्यक्रम होगा। 18 को मिर्जापुर और भदोही में कार्यक्रम होगा। 19 को गाजीपुर और बलिया में कार्यक्रम होंगे और 20 को मऊ में कार्यक्रम होगा बहुजन समाज पार्टी का। ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश इस संगोष्ठी के जरिए बहुजन समाज पार्टी की। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने 675 ट्रेनिंग कैंप्स की रूपरेखा तय कर दी है। इन ट्रेनिंग कैंप्स में 70,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। चुनाव के लिए ट्रेंड भी ये कार्यकर्ता किए जाएंगे। 70,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा 675 ट्रेनिंग कैंप्स में। यह बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का। चुनाव के लिए ये कार्यकर्ता ट्रेन किए जाएंगे कि चुनाव में उनकी भूमिका क्या हो, वो क्या भूमिका अदा करें और कैसे करें। मिशन 2022 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी में निजी स्कूलों के फैसले से अभिभावकों को झटका लगा है। शासन ने ऑनलाइन क्लासेस का फैसला स्कूलों पर छोड़ दिया है। 80% स्कूल ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएंगे। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल बॉडी मेंबर्स का फैसला है। एसोसिएशन के सिर्फ 10% स्कूल ऑफ और ऑनलाइन दोनों ही किस्म की कक्षाएं चलाएंगे। बाकी के 80% स्कूलों ने तय कर लिया है कि वो ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलाएंगे। 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने के आदेश है 16 अगस्त से और इसी आदेश को इस तरीके से फॉलो करेंगे अनएडेड प्राइवेट स्कूल। उनमें से 80% ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलाएंगे। खबर मथुरा से है। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चना की है। पंडित श्रीकांत शर्मा ने बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर हो रही गंदगी को लेकर भी वो नाराज दिखाई दिए। मंदिर प्रांगण में फैल रहे दोना पत्तल को उठाकर उन्होंने खुद कूड़ेदान में डाला है। तस्वीरें आप देख लीजिए। बांके बिहारी मंदिर दर्शनों के लिए पहुंचे तो बाहर की गंदगी देखकर वो नाराज हो गए और दोना पत्तल जो उन्हें मिला दिखाई दिया उसे खुद उठाकर उन्होंने कूड़ेदान में डाला। देखिए कैसे। संदेश भी दिया कि ये बाहर ना फेंका जाए, इसे कूड़ेदान में डाला जाए, डिस्पोज ऑफ किया जाए, गंदगी ना हो। ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में श्रीकांत शर्मा। और आज श्रावण मास की शिवरात्रि का महोत्सव है और ऐसे में गाजियाबाद में श्रद्धालु भारी तादाद में मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण समाप्त हो जाए। गाजियाबाद हम इस समय मौजूद हैं प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर में। महाराज जी, इस बार कोरोना को देखते हुए वो यहाँ पर भीड़ नजर नहीं आ रही है जो हमेशा हमें आया करती थी। लाखों कांवड़िया यहाँ पर आया करते थे, लाखों लोग यहाँ पर पहुँचा करते थे। तो इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या बताया हुआ है कि जो कोई लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए पहले प्रवेश द्वार पर क्या सैनिटाइजेशन लगाया गया है, मास्क वगैरह कहते क्या कोई अनाउंसमेंट वगैरह किया जा रहा है, क्या क्या कोरोना प्रोटोकॉल यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं? ये जो है विशेष रूप से ये अपना सैनिटाइजर का एक गुफा बनाया गया है। वो गुफा के अंदर होके आना है। 2 गज का दूरी है, मास्क है जरूरी और हाथ पैर को धो के वगैरह आना, साफ सफाई। भगवान शिव का जो है वो गैराज शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना है। जितने भी मंदिर में मूर्तियां स्थापित है वो भी कोई स्पर्श नहीं करना है। केवल जो मेन मंदिर है दुधेश्वरनाथ भगवान शिवलिंग
उसका दर्शन करके दूर से ही जल अभिषेक करके जाना है। देखिए, ये थे महंत नारायण गिरी और अब आपको हम दिखाते हैं कि भक्त यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। भक्तों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। इस बार लाखों की संख्या में नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में जो भक्तगण हैं यहाँ पर जरूर पहुँच रहे हैं। रात्रि 12 बजे से जो भक्तों का आने का सिलसिला है वह लगातार जारी है। और ये देखिए कि कुछ कावड़िए भी हमें नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये कावड़िए कहाँ से आए, क्योंकि इस बार हरिद्वार से मनाई है जल लाने में। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? गढ़ से जल लेकर आए हैं। अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? अगर यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है तो भगवान भोले प्रसन्न होते हैं, किस तरह के से आशीर्वाद दिया है? हमें यहाँ बहुत प्रसन्नता होती है। अगर हम जल चढ़ाते हैं तो हमारे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारी इच्छा स्वेच्छा है। कावड़िया भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गढ़ से यहाँ पर जल लेकर पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक करने पहुँच रहे हैं। हालांकि इस बार हरिद्वार में कावड़ियों को जाने की अनुमति नहीं थी। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में लाखों कावड़िया यहाँ पर हर साल आया करते थे, लेकिन कोरोना के चलते कावड़िया यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं हरिद्वार से, क्योंकि हरिद्वार से इस बार कावड़ लाने पर बैन है। बाकी जो भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं वो गंगा जल भगवान भोले की जो पिंडी है उस पर चढ़ा सकें और अपनी मनोकामना पूरी कर सकें। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और एक बड़ी अपडेट लखनऊ से है, चिंताजनक है। ट्रेन जो मुंबई से लखनऊ आई है उसमें 11 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। इनका एंटीजन टेस्ट हुआ और इसमें ये कोरोना संक्रमित निकले। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए केजीएमयू भेजे गए इनके सैंपल्स। केवल 70 यात्रियों का ही स्टेशन पर स्वास्थ्य कर्मियों ने टेस्ट किया, एंटीजन टेस्ट किया और उन 70 में से 11 पॉजिटिव निकल गए। अब इनके नमूने, इनके सैंपल्स लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए केजीएमयू भेजा गया है। और लखनऊ के 2 मंदिरों में धमकी भरा पत्र भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस ने अलीगंज से धमकी देने के आरोपी मोहम्मद शफीक को गिरफ्तार किया है। अलीगंज के हनुमान मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर सहित शहर के कई धार्मिक स्थलों को बॉम्ब से उड़ाने की चिट्ठी लिखकर धमकी दी थी इस व्यक्ति ने। मूल रूप से दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला है आरोपी शफीक। पुलिस और खुफिया टीम शफीक के किसी नेटवर्क से जुड़े होने या किसी मॉड्यूल से जुड़े होने की जांच कर रही है। एटीएस ने इसे अलीगंज से गिरफ्तार किया है। यह नाराज बताया जा रहा था लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से। धर्मांतरण गिरोह से भी इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इधर पीलीभीत में शिवसेना जिलाध्यक्ष शैली शर्मा सहित 3 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही कई अज्ञात लोगों पर भी सीएमओ का पुतला फूंकने और सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर कई धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई। उनके द्वारा ये बताया गया था कि कुछ व्यक्तियों ने उनके ऑफिस के बाहर धरना दिया और उनसे मिलने का दबाव बनाया। उनकी जो शिकायत थी उनका उनके द्वारा निस्तारण करने का उनको सीएमओ द्वारा उनको बताया गया कि वो निस्तारित करेंगी उसको शिकायत को। उसके बावजूद धरना दिया गया और उनका पुतला दहन किया गया। इसके संदर्भ में सीएमओ पीलीभीत द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है। उसी के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के आधार पे जो भी तथ्य सामने आएंगे तो उसमें आगे कार्रवाई सुनिश्चित करें। इधर मसूरी में एक मंचले को युवती से छेड़छाड़ करने पर युवती ने उसकी पिटाई कर दी। मसूरी के गांधी चौक के ऐतिहासिक हवा घर पर एक युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और इस पर युवती ने जवाब देते हुए थप्पड़ और जूतों से मंचले की पिटाई की। इसके बाद आरोपी युवक माफी मांग गया, लेकिन युवती ने उसकी पिटाई जारी रखी। मसूरी की तस्वीर, वीडियो गांधी चौक के पास इस युवती ने इस युवक को, इस मंचले को जमकर पीटा। वहां पर स्टेप और एचबीटीआई में छात्रा के शारीरिक और मानसिक शोषण के मामले में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्रा को टर्मिनेट कर दिया गया है। संस्थान ने छात्रा के आरोपों पर बड़ा एक्शन लिया है। एचबीटीयू कुलपति के निर्देश पर 5 सदस्यीय जांच समिति बनी थी और समिति की प्राथमिक रिपोर्ट में बड़ी कार्रवाई की गई है। संस्थान में नए प्रॉक्टर की भी तैनाती हो गई है और संजीव मिश्रा को कैंपस में आने से भी बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है।
बड़ा एक्शन यहां पर HBTU कुलपति के द्वारा। इधर कानपुर देहात में शराब पीने से मना करने पर नशेबाज पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पत्नी की हत्या करने के बाद हत्यारा पति स्थानीय पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए घटना की जानकारी पुलिस को दी। पति के पत्नी की हत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस महकमे और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। थाना सिवली के रास्तपुर गांव में, जो बागपुर चौकी क्षेत्र में आता है, एक 45 वर्षीय महिला की उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई है। वो सिलबट्टे से सर में मार करके हत्या की गई है और इस संबंध में जानकारी मिली है कि दोनों पति जो है वो शराब पीने का आदी था और उसकी पत्नी से इस बात को लेकर के अक्सर विवाद होता रहता था। इसी बात पे आपस में कहासुनी हुई, जिसमें उसने पत्थर से उसके सिर पे वार कर दिया, जिससे उसकी डेथ हुई है। मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्तरकाशी में भूस्खलन होने से लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ पर रास्ता पार करने के लिए लोग अपनी जान को मुसीबत में डाल रहे हैं। तस्वीर देखिए आप। जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर 1 दर्जन गांवों को जोड़ने वाला नाकुरी सिंगोर मोटर मार्ग पर भारी मात्रा में भूस्खलन होने के चलते ये रास्ता अभी तक नहीं खुल पाया है और लोग परेशान हैं। वो अपनी जान हथेली पर रखकर ये रास्ता पार कर रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें। जोखिम में जान है लोगों की सड़क पार करते वक्त। 2 एंगल से हम आपको ये पूरी बात दिखा रहे हैं, लोगों की मजबूरी दिखा रहे हैं, जान को आफत में डालकर इस रास्ते को पार करना दिखा रहे हैं। अगली अपडेट औरैया से है। यहां पर यमुना के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में प्रशासन जुटा हुआ है। जो परेशानी उनको खड़ी हो रही है उससे बाहर निकालने में जुटा हुआ है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। जिला प्रशासन नाव में सवार होकर प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा है और लोगों को जरूरी सामान भी पहुंचा रहा है। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की अपील भी कर रहा है लोगों से। प्रशासन एक्शन में है। औरैया में कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, निचले इलाकों में छोड़कर। प्रशासन एक्शन में औरैया में। और लगातार हो रही बारिश से यूपी में ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जालौन में यमुना नदी भी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाने को आतुर है। कालपी से होकर गुजरने वाली यमुना नदी अपने खतरे के निशान 108 मीटर से 4 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना के प्रकोप से गांव वालों में दहशत का माहौल है और गांव के कई लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। बाढ़ से किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से 30 बाढ़ चौकियां भी बनाई गई। बाढ़ के खतरे को लेकर ग्रामीण बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। 2019 जैसे हालात फिर से न देखने को मिल जाएं, यह खतरा भी है। बहुत बड़ा नुकसान गांव को हुआ बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। देखिए, जनपद में 3 नदियां प्रमुख रूप से हैं, चंबल, बेतवा और यमुना। वर्तमान में चंबल का जलस्तर बढ़ रहा है और यहाँ जो स्थानीय नदियां हैं भूज और सिंध, उनमें भी जलस्तर बढ़ने की वजह से माधोगढ़ क्षेत्र में काफ़ी गांव जो है उनका संपर्क टूट गया है। लगभग 20 गांवों का संपर्क टूट गया है और इनंडेटेड हो गए हैं। तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित ऊपर के स्थानों तक पहुँचाया गया है और उन्हें ड्राई राशन और अन्य सामग्री जो आवश्यक है वो प्रदान की जा रही है। आसमान से बरस रही आफत के बाद लोगों की जिंदगी मुश्किल में डल चुकी है। वहीं कई राज्यों की नदियां उफान पर हैं, तो जिसको लेकर बुंदेलखंड की नदियां अब खतरे के निशान को पार कर हैं। वहीं अगर हम बात करें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में यमुना, बेतवा और चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। साथ ही लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर बीच पानी में होकर निकलने को मजबूर हैं। आइए हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि किन मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, किस गांव से हैं आप? जगम्मनपुर। क्या स्थिति आपके गांव की नदी की? बंद हो गए हैं, जलस्तर इतना बढ़ गया है कि 1996 का सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है। आने वाली
मतलब जो भी समस्याएं लग रही हैं, जैसे तरह से जल बढ़ रहा है कि ये लगता है कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। हर जगह रास्तों में पानी भरा है, बीकीपुर मार्ग पे और अपने इटावा मार्ग के लिए जाते हैं, सारा पानी, रास्ते बंद है। संपर्क मार्गों की क्या स्थिति है? संपर्क मार्ग सारे बंद हो चुके हैं। आइए हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। किन मुसीबतों का आपको सर सामना करना पड़ रहा है? मुसीबतों का तो साहब बहुत सामना करना पड़ रहा है। जो भी हमारे यहाँ से संपर्क मार्ग हैं सारे टूट चुके हैं और ये जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, इटावा जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, भिटौरा जाने वाला, कंजौसा जाने वाला, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पानी का जल स्तर इतना बढ़ गया है। अभी तक जो है कोई भी जो है शासन की तरफ से कोई हमें वो नहीं मिला है, मदद नहीं मिली है। हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, जैसे कंजौसा है, जुवीका है, ये सारे गांव जो है भरने वाले हैं। लोग घरों से बाहर हैं और दिक्कतें बहुत जो हैं सामने आ रही हैं। अधिकारी कोई नहीं आया है गांव में क्या? अभी तक तो नहीं आया कोई। कल आए थे कुछ लोग, SDM साहब आए थे शायद देखने के लिए, और जो है तब से कोई जो है राहत नहीं है। अगर नदियों की बात कर लीजिए, अगर नदियों का जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। प्रशासनों की अगर दावों की बात की जाए तो तैयारी तो पूर्ण है, लेकिन लोगों की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।